नमस्ते सभी को। नमस्ते। और बढ़िया चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? अच्छा अच्छा। तो देखो, पिछले प्रकरण में हमने संधि को पढ़ लिया था कंप्लीट, जिसमें हमारी लगभग 8-9 क्लास हैं। आज जो टॉपिक या प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? उपसर्ग। एक तरीके से इसे आप संधि का रिवीजन ही मानो, क्योंकि जब हमने संधि ठीक प्रकार से पढ़ ली है तो उपसर्ग में कहीं कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। परंतु जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो उपसर्ग में जो इसके भेद होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम तद्भव कह सकते हैं, संस्कृत वालों को हम तत्सम कह सकते हैं, और विदेशी उपसर्ग। तो जो हिंदी और विदेशी उपसर्ग हैं उनमें संधि नहीं होती। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें यदि संधि का नियम लग रहा है तो संधि भी होती है। जब संधि हमने भली भांति पढ़ ली है तो यहाँ हम उपसर्ग को भी अच्छी तरह से क्या समझ सकते हैं, क्योंकि संधि के नियम, एक तरीके से संधि का ये अब आपका रिवीजन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन उपसर्ग की परिभाषा की बात करते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो उपसर्ग की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो, इसमें एक नई चीज आई, एक वे शब्दांश। तो शब्दांश क्या होता है? शब्दांश, तो इस शब्दांश नाम से ही एक शब्द का अंश है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो देखो, एक तो होता है शब्द। शब्द की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कह देते हैं? शब्द। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों का समूह होता है, लेकिन उसका क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। सार्थक का मतलब है अर्थ, उसे हम क्या कह देते हैं? शब्द कहते हैं। जो शब्दांश है उसमें भी एक वर्ण हो सकता है, दो हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो शब्दांश है उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उस समय इस शब्दांश का भी अर्थ होता है। ठीक है, यानी शब्दांश जो है उसका स्वतंत्र तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो फिर इसका अर्थ निकलता है, अर्थात इसका अर्थ शब्द पर निर्भर है। इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया? शब्दांश। तो वर्णों का मेल तो दोनों में ही होता है, शब्द में भी होता है और शब्दांश में भी होता है। जो अंतर आया वो क्या है कि शब्द के अंदर तो क्या है कि एक शब्द का तो एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि जो शब्दांश होता है उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जब वह शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो फिर वो अपना अर्थ देता है। तो इसीलिए इसे हमने क्या कहा है? शब्दांश कहा है। क्या कहा है? शब्दांश। तो एक तो ये समझना है कि शब्द क्या है और शब्दांश क्या है। दूसरा, ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग, सॉरी पहले संस्कृत के। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग,
नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 विदेशी उपसर्ग। तो देखो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनकी संख्या 22 है। यानी संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं। हिंदी के उपसर्गों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, और विदेशी उपसर्ग भी हैं, इनकी भी कोई संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। अब जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों से संबंधित ही हम इनको तत्सम भी कह सकते हैं। आपसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम है या नहीं है। तो जो संस्कृत के वो सारे उपसर्ग कैसे होंगे? तत्सम होंगे। और जो हिंदी के होंगे वो कैसे होंगे? तद्भव होंगे। कैसे होंगे? तद्भव। तो याद रखना, हिंदी के उपसर्ग को तो अपन क्या कह देते हैं? तद्भव। और जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे? तत्सम। बताओ इनकी संख्या कितनी होती है? 22। और जो विदेशी उपसर्ग हैं ये मुख्यतः अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। कौन सी भाषा से? अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं। मुख्यतः तो उन्हीं शब्दों के, उर्दू शब्दों के साथ लगते हैं। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? विदेशी उपसर्ग। यानी हिंदी के अंदर विदेशी शब्द भी होते हैं, ठीक है, तत्सम भी होते हैं, तद्भव भी होते हैं, देशज भी होते हैं। तो जो विदेशी शब्द हिंदी के अंदर हैं उनमें ये विदेशी उपसर्ग लगते हैं। और जो मुख्यतः कौन सी भाषा के? अरबी और क्या? फारसी भाषा के। कौन सी भाषा के? अरबी और फारसी भाषा के। अब जो ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जो 22 हैं, इन्हीं में संधि होती है। बाकी जो हिंदी के और विदेशी हैं वो तो हमें क्या बताओ, जो के त्यों लगे मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। किसकी बात करते हैं? संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या हमने कितनी मानी है? 22। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। तो ये जो 22 उपसर्ग हैं ये मुख्यतः कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें याद रखना है? तो ये 22 उपसर्ग हमें याद होने चाहिए। और हम इनको कैसे याद रखेंगे कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 लिखेंगे अपन, और इसमें जो ऐसे प्रारंभ होने वाले उपसर्ग हैं उनको लेंगे अपन। तो इसमें एक तो अति, एक अधि, एक अभि, यानी तीनों एक जैसे। बताओ कौन कौन से? अति, अधि, अभि। फिर हमें लेना है अप, अव और अनु। फिर से बोलो, अति, अधि, अभि, अप, अव, अनु। और एक लिखना है हमें आ। क्या लिखना है? आ। यानी ये सब ए और आ से है। उसके बाद सेकंड पे हमें लेना है ऊ से शुरू होने वाले। तो इसमें एक तो उप है और एक उत है। क्या है? उप और उत। ये किससे प्रारंभ होते हैं? ओ से। तो इनको अपन ने सेकंड नंबर पर लिख लिया। थर्ड नंबर पर चलना है अपन को। एक तो होता है नी। क्या होता है? नी। ये नी इस प्रकार है, इसके विसर्ग नहीं है। नी इस प्रकार है, इसके कोई विसर्ग नहीं है। अब इस विसर्ग वाला जो नी है इससे चार बन गए। एक तो बन गया दो, और एक बन गया निस। यानी मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ाई थी। यदि विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आएगी तो विसर्ग का परिवर्तन, यानी विसर्ग ई के साथ तो घोष ध्वनि आए तो विसर्ग का परिवर्तन रे में हो जाए तो नी का क्या बन गया? निर। और जब अघोष ध्वनि आएगी तो नी का क्या बन जाएगा? निस। मैंने समझाया था ना कि यदि विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आती है तो विसर्ग का परिवर्तन दो में होता है, ओ में और रे में। और यदि विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आती है तो विसर्ग का परिवर्तन होता है से में। लेकिन मूल उपसर्ग में आपको दंते से लगाना है। तो यानी तो नी, अगला कौन आ गया बताओ? निर, और एक कौन आ गया? निस। अब निर निस हो गए तो इनके साथ ही दो और याद कर देंगे। जैसे दू से एक तो बन गया दुर,
और एक क्या बन गया दुस। तो एक लाइन में आपको ये याद करने, बताओ कौन से, ने, निर, निस, दुर, दुस। ठीक है, दुस और निस में याद रखना है कि दोनों में ही दंत्य से का प्रयोग करना है। ठीक है, दुस में भी दंत्य से आता है और निस उपसर्ग में भी क्या आता है, दंत्य से। तो यानी इस लाइन में हमने क्या क्या याद किया बताओ, यानी नी से दो बन गए, जो नी विसर्ग बड़ा है, निर और निस, और ऐसे ही दू से दो बन जाते हैं, क्या बताओ, दुर और दुस। ये दू है संस्कृत का, और इससे क्या बन गया बताओ, एक तो दुर बन गया, एक क्या बन गया दुस। ये वैसे ही बने, ठीक है, जिस तरह से नी से निर और निस बने, ऐसे ही दू से क्या बन गए, दुर और दुस। और एक केवल क्या है बताओ, नी है, एक केवल क्या है, नी है। तो ये इसी लाइन में हमने लिख दिए 5 उपसर्ग। कितने, 5। बताओ फिर से याद करो, ने, निर, निस, दुर, दुस। ठीक है, सवाल अगला जो अपन लिखेंगे नंबर 4 चौथी लाइन में, इसी तरह से आप याद करोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको 22 रटने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो कि कौन सा संस्कृत का है और कौन सा संस्कृत का क्या नहीं है। ठीक है, अब आपको ये 4 लिखा हुआ है, 4 हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इससे आप एक तो प्रय बना दो, क्या बना दिया, प्रय। अब प्रय बन गया तो दूसरा प्रय से आगे बढ़ेंगे तो प्रति बन जाएगा, फिर और बढ़ेंगे तो परी बन जाएगा, और परी आ गया तो फिर परी के बाद तो परा आना ही आना है, कि परी के बाद क्या, परा। तो बताओ कौन कौन से, प्रय, प्रति, परी, परा। ये 4 लाइन बताओ। पहली लाइन फर्स्ट एक ही आएगी, तो कौन कौन से लेके उसमें, अति, अदे, अभे, अप, अव, अनु और आ। दूसरी लाइन बड़ी छोटी है, ऊ की है, उत और उप। तीसरी लाइन में क्या है बताओ, ने, निर, निस, दुर, दुस। बताओ फिर से, ने, निर, निस, दुर, दुस। और चौथी लाइन मतलब पै, प्रति, सॉरी प्रय, प्रति, परी और परा। अब लास्ट एक लाइन और लिखनी है, बच्चे कुछ इसमें, इसमें लिखो आप वी, सम और सु। क्या लिखा, वी, सम और सु, वे, सम, सु, वे, सम, सु, लास्ट में वे, सम, सु। तो ये उपसर्ग कितने हो गए आपके, देखो शुरू की लाइन में कितने, 2, 4, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 है ना, यानी 9 और 5, 14 और 4, 18 और 3, 21। अब देखो जो 22वां उपसर्ग है, ठीक है, कुछ पुस्तकों में तो अपी मिलता है, क्या मिलता है, अपी, कि भाई अपी भी एक उपसर्ग होता है, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके 1-2 उदाहरण होते हैं, अपितु, अपिधान और अपिहित, तो उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 22वां उपसर्ग हम पढ़ेंगे वो होगा अन। देखो ऐसा नहीं है संस्कृत के उपसर्ग खत्म हो गए हों, संस्कृत में तो अभी बहुत सारे उपसर्ग बच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो उपसर्ग हैं उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। और ऐसे कह सकते हैं कि कुछ शब्द जो उपसर्ग के रूप में क्या बताओ प्रयुक्त होते हैं वो संस्कृत के ही होते हैं, वो इनके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तो कितने की बात हो रही है, 22 की। तो एक 22वां उपसर्ग हमने क्या जोड़ा बताओ, अन। क्या जोड़ा, अन, ठीक है। अब ये 22वां हम ऊपर भी जोड़ सकते थे ए के साथ, लेकिन देखो पहले कुछ समय पहले 8-10 साल पहले ऐसे कहते थे कि संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं, अब कितने की बात होने लग गई, 22 की। तो फिर हमने लास्ट में जोड़ दिया कौन सा उपसर्ग, अन। क्या जोड़ दिया, अन। तो ये 22 उपसर्ग है। बताओ ऐसा कोई क्रम नहीं है कि भाई ऐसे क्रम में लिखें, ये तो मैंने क्रम आपको केवल किसे याद करने के, 22 आपको आसानी से क्या हो सकते हैं, याद, इसलिए इस क्रम में लिखे। तो बताओ पहला कौन सा है, अते, अदे, अवे, अप, अव, अनु और आ, फिर उप और उत, फिर ने, निर, निस, दुर, दुस, फिर प्रय, प्रति, परि, परा, वे, शम, सु, अन। ये संस्कृत कितने उपसर्ग हुए, 22। कितने उपसर्ग हुए, 22। अब हमें एक एक को लेना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सा उपसर्ग है भाई, अति। कौन सा उपसर्ग है, अति। देखो इनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, ठीक है, यानी अति का अगर अपन बात करें तो अर्थ भी लिख लें, अति का मतलब अधिक भी होता है, ठीक है, लेकिन ये संभावित अर्थ है। कैसे अर्थ हैं, संभावित अर्थ हैं, ठीक है। तो अति उपसर्ग से मिलने बनने वाले जो शब्द हैं, यानी ये जब जुड़ेगा तो इसका कोई निश्चित होगा, जुड़ने से पहले इसका कोई अर्थ नहीं है। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अति उपसर्ग हो गया, कौन सा उपसर्ग हो गया, अति, ठीक है। अब देखो अति के अंत में ई आ रही है, क्या आ रही है, ई। अब ये जब किसी शब्द के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, शब्द के साथ, यदि उस शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा तो इसका भी अंतिम वर्ण क्या है बताओ, स्वर। उसका पहला वर्ण स्वर, तो स्वर का मेल किससे हो जाएगा, स्वर से हो जाएगा, अर्थात स्वर संधि का प्रयोग होगा। किसका होगा, स्वर संधि का प्रयोग होगा।
अब स्वर संधि में ई प्लस से पहले ई दो में आती है, या तो दीर्घ में आती है या फिर किस में आती है, यण में। किस में आती है, यण में। अब दीर्घ का मतलब तो यह कि ई के बाद ई आएगी, यानी उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, ई होगा, तो ई और ई बड़ी आ जाएगी। और यदि उसके बाद ई के अलावा अन्य कोई स्वर आया तो फिर ई का परिवर्तन ये में यानी यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि। ठीक है। और कोई व्यंजन आएगा तो स्वर के साथ व्यंजन आ रहा है तो यहां संधि क्या नहीं होगी, वह शब्द क्या आ जाएगा, ज्यों का त्यों। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखो आप, अति प्लस इत, तो ई और ई क्या हो जाएगा बताओ, अतीत हो जाएगा। और मैंने लिखा अति प्लस आचार, तो ये क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्याचार। तो कहने का मतलब इस तरह से ये अति किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगी। लेकिन ये तो संधि हुई ना, संधि तो हमने बहुत पढ़ ली, अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। तो अब कैसे पढ़ेंगे वो समझ लो। इसको तो अपन हटा देते हैं। देखो अब ऐसे समझना है कि हमें मूल शब्द मिलेगा, उसमें से उपसर्ग अलग कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे मिलेगा क्या, अतीत। क्या मिलेगा, अतीत। अब हमें इसमें से कौन सा उपसर्ग चाहिए, ये बड़ा चाहिए, जबकि यहां तो बड़ी है, तो इसके टुकड़े किस में हो जाएंगे, ई और ई में। ये क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या इत। क्या याद रखना है, उपसर्ग अति लिखते हैं ना तो उसमें कौन सी आती है, छोटी। कहीं तुम बड़ी अति कर दो, देखो किसी भी उपसर्ग में कभी कोई बड़ी मात्रा का प्रयोग क्या नहीं होता। तो अतीत का क्या हुआ, अति प्लस इत। अब हमने लिखा यहाँ अतियुक्ति। अब हमें तो यहाँ अति उपसर्ग चाहिए, अतः कहने का मतलब है कि यहाँ अति नहीं है तो अब संधि करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा था इसमें केवल दो ही संधि मिलती है, तो दीर्घ मिलती है, यण मिलती है। और यण संधि का विच्छेद कैसे करते हैं कि भाई ये से पहले, ये वह से पहले क्या मिलता है, आधा अक्षर। तो ये की तो बना देते हैं ई, वह का बना देते हैं ऊ, और री का बना देते, रे का बना देते हैं री। तो ये से पहले आधा तय है तो ये की तो बनाएंगे क्या बताओ, ई। और ये के साथ जो स्वर लगाए ऊ, वो का चल जाएगा प्लस के बाद। और बताओ इधर क्या बचा है, ए और तय, तो ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अति प्लस क्या उक्ति। क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या उक्ति, अतियुक्ति। ऐसे ही बताओ अत्यंत, तो वही बताओ क्या करेंगे अत्यंत में, ये से पहले आधा अक्षर है तो ये की बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या अंत। क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या अंत। ऐसे ही अपन कहेंगे क्या बताओ, अत्यावश्यक। क्या कहेंगे, अत्यावश्यक। तो बताओ ये क्या मिलेगा, क्या बनेगा, यहां नहीं है ना आधा तय, तो ये की ई बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अति प्लस क्या आवश्यक। और आवश्यक में आ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है कि केवल पीछे एक वर्ण बचे ना तब रुकना है, नहीं तो रुकना नहीं है। अगर क्योंकि किसी शब्द के साथ कोई जरूरी नहीं एक ही उपसर्ग हो, यानी किसी शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग भी हो सकता है। तो अतीत में अति प्लस इत, अतियुक्ति में अति प्लस उक्ति, अत्यंत में अति प्लस अंत, अत्यावश्यक में क्या हुआ, अति प्लस आ प्लस। ऐसे ही बताओ मैंने क्या लिखा था, अत्याचार। क्या लिखा था, अत्याचार। तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आ प्लस क्या चार, अत्याचार। ठीक है। इसके अलावा देखो अतिरिक्त। अब इसमें व्यंजन आया तो ज्यों का त्यों मिल गया। अतिक्रमण, ज्यों का त्यों मिल गया। अतिसार, तो इनमें तो कोई संधि है नहीं, तो ये तो आप ऐसे ही छाट सकते हो, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे। तो इसमें भी अति हो गया, इसमें भी अति हो गया, इसमें अति होगी। और ये संधि के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, संधि के। इसलिए हमने क्या कर ली थी, इनमें संधि कर ली थी। ठीक है। अब अपन अति के बाद अगला जो उपसर्ग लेते हैं, बताओ दूसरे नंबर पर क्या आएगा, अधि। कौन सा आएगा, अधि। यानी अति के बाद क्या आएगा, अधि। अधि का अर्थ मैंने कहा था ना, अर्थ तो इनके होते नहीं, लेकिन ऊपर या श्रेष्ठ के रूप में ज्यादा प्रयुक्त होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, अधीक्षक। क्या लिख रहा है, अधीक्षक, जबकि यहां तो बड़ी है, जबकि अधि में कौन सा होता है, छोटी होती है। तो इसके टुकड़े किस में हो जाएंगे, ई और ई में। तो
तो ये क्या बन जाएगा, अधि प्लस क्या ईक्षक, तो अधि उपसर्ग हो गया, है ना। ऐसे ही कहेंगे, क्या बताओ, अध्युडा, क्या कहेंगे, अध्युडा। तो बताओ ये से पहले आधा धे आ गया तो ये का ई बना देंगे तो ये अधि हो जाएगा, और ऊ कहाँ चल जाएगा, प्लस के बाद, तो अति प्लस क्या हो गया, ये ऊढ़ा, क्या हो गया, अति प्लस क्या, ऊढ़ा बराबर क्या हो गया, अध्युडा। ऐसे ही हम कहेंगे अध्ययन, तो क्या कर देंगे बताओ, अधि प्लस क्या अयन, क्या हो जाएगा, अधि प्लस क्या अयन। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है कि ये कैसे हो रहा है तो एक बार पिछले क्लास में जाके यण संधि वाली जो क्लास है उसको पढ़ लेना, आपको समझ में क्या आ जाएगा, क्योंकि बिना संधि के समझे हुए आपको संस्कृत के उपसर्ग समझ में क्या नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए पहले संधि की क्लास देखोगे उसके, और मैंने जिस दिन यण संधि पढ़ाई थी बताया भी था कि उपसर्ग की दृष्टि से ये संधि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अध्ययन का क्या हो गया, अधि प्लस क्या अयन। ऐसे ही कहेंगे, क्या बताओ, अध्यादेश, तो क्या बन जाएगा ये, अधि प्लस क्या आदेश, और आदेश में तो आ भी तो उपसर्ग हो गया ना, कि देश के आगे आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आदेश। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर संस्कृत के उपसर्ग मिल रहे हैं तो उसमें फिर संस्कृत के ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई हिंदी का उपसर्ग आ जाए, नहीं, संस्कृत के उपसर्ग मिलेंगे, एक से अधिक मिलेंगे तो केवल और केवल किसके मिलेंगे, संस्कृत के, क्योंकि तत्सम शब्द हैं तो इनमें तद्भव उपसर्ग का प्रयोग क्या नहीं होगा। तो अध्यादेश, ऐसे ही हम कह देंगे, क्या बताओ, अधीन, तो ये क्या हो जाएगा, अधि प्लस इन, क्योंकि दीर्घ संधि हो गई ना, अधि प्लस क्या इन। बाकी ऐसे भी आ सकते हैं, अधीक्षण, तो क्या करोगे बताओ, अधि प्लस क्या ईक्षण, अधि प्लस क्या ईक्षण, और याद है ना क्षण में कौन सी आती है, बड़ी, ठीक है। तो एक तरीके से, बाकी जैसे अधिकार, अब यहां तो व्यंजन आया तो कोई संधि नहीं हुई, अतः अधि हमें जो का त्यों मिल गया। अधिनियम, क्या, अधिनियम, देखो अब अधिनियम है ना, इसमें अधि तो है ही है लेकिन इसमें नी भी है, अधि प्लस नी प्लस यम, क्योंकि यम के आगे नी लगेगा तब क्या बनेगा, नियम, अधिनियम। अधिवक्ता, अधिवक्ता, तो इसमें बताओ अधि उपसर्ग हो गया। तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संधि वालों में आपको किसको याद रखना है, संधि के हिसाब से। तो ये हमारा दूसरा उपसर्ग हुआ जिसका नाम क्या है, अधि। कौन सा है, अधि। तीसरा क्या है भाई, इससे मिलता जुलता ये क्या, अति। अगर एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, अति उपसर्ग, कौन सा है, अति, ठीक है। पहला पढ़ा था हमने कौन सा, अति तो पढ़ लिया, अभी पढ़ना है, अति तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो अभी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी। अभी तो देखो इसमें भी ऐसे ही है, जैसे अभीप्सा, क्या लिखा हुआ है, ये अभीप्सा। तो क्या करोगे, अभी प्लस क्या, ईप्सा, क्या हो जाएगा इसका टुकड़ा, अभी प्लस क्या, ईप्सा, ठीक है। अभीप्सा, क्योंकि यहां बड़ी लग रही है जबकि अभी में उपसर्ग में कैसी आएगी, छोटी, कैसी आएगी, छोटी। तो ये क्या हो जाएगा, अभी प्लस क्या, ईप्सा हो जाएगा। और देखो अभिष्ट, तो बताओ इसमें भी बड़ी है तो छोटी में टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएगा, अभी प्लस क्या, इष्ट। ऐसे ही बताओ क्या, अभयंतर, तो अब की बार बताओ कौन संधि हो जाएगी, यण। तो क्या कर देंगे, अभी प्लस क्या, अंतर, क्या कर देंगे, अभी प्लस क्या, अंतर। ऐसे ही हम कह देंगे अभ्युदय, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, अभी प्लस क्या, उदय। और देखो उदय में उत उपसर्ग भी होता है, उत प्लस अय, क्या होगा, अभ्युदय। तो ऐसे भी याद रखना है क्योंकि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग क्या हो सकते हैं, अभ्युदय।
ऐसे ही हम कहेंगे अभ्यागत, तो बताओ ये क्या बनेगा, अभी प्लस क्या आगत, और आगत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आभि हो जाएगा, तो अभी प्लस आ प्लस गत बराबर क्या हो जाएगा, अभ्यागत। ऐसे ही क्या है बताओ, अभ्युत्थान, क्या है, अभ्युत्थान, तो बताओ अभी प्लस क्या उत्थान, और उत्थान में उत भी है, तो फिर से दो उपसर्ग हो गए। ठीक है, अभी प्लस उत प्लस थान बराबर क्या बनेगा, अभ्युत्थान। अभ्यर्थी, बताओ क्या बनेगा, अभी प्लस क्या अर्थी, अभी प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं होता, मूल शब्द क्या होता है, अभ्यर्थी। ठीक है, बाकी देखो वैसे की वैसे मिल सकता है, जैसे अभिकर्ता, अभिवादन, इनमें तो अभी जो का त्यों लग रहा है, अभिषेक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी तो जो का त्यों है, लेकिन मूल शब्द में परिवर्तन होगा, क्योंकि अभिषेक की संधि करते हैं तो कौन से आएगा, दंते से आएगा। याद रखो, मैंने मूर्धन व्यंजन संधि पढ़ाई थी, तब क्या समझाया था कि यदि ई और ऊ के बाद दंते से आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, मूर्धन्य से में। तो ये हमें क्या मिल रहे हैं भाई, जो के त्यों। तो ये कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा, अभी। ठीक है, अभी के बाद अगला क्या है बताओ, अप, क्या है, अप। अभी के बाद अगला उपसर्ग क्या पढ़ेंगे, अप। इसमें देखो एक ही संधि का याद रखना है आपको, अपेक्षा, याद रखना है अपेक्षा। तो ये क्या बनेगा, अप प्लस क्या इच्छा, क्या बनेगा, अप प्लस क्या इच्छा। ठीक है, अप का मतलब क्या होता है, हीन या बुरा। ठीक है, तो अब इसमें और कौन कौन शब्द आए देखो, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपमान, ये बाकी आपको जो का त्यों मिलेगा। बस एक शब्द है जो कौन सा है, अपेक्षा है, जिसमें संधि होती है, बाकी अप जो का त्यों। अप के बाद अगला क्या बताया था मैंने आपको, अव, क्या बताया था, अव। ठीक है, अव के आपको कोई एग्जाम्पल संधि का नहीं मिलेगा, वैसे ही मिलेगा अवकाश, अवसर, अवतार, अवगुण। ठीक है, तो ये कौन सा उपसर्ग है, अव। कौन सा है, अव। अव के बाद अगला कौन सा है, आ। इसकी भी कोई संधि के एग्जाम्पल नहीं मिलते, ये आपको झोंका त्यों मिलेगा। ठीक है, जैसे आजीवन, पर्यंत होता है, आका, तक होता है। आमरण, आदेश। तो आ यहां भी आपको क्या मिलेगा, जो का त्यों। तो बिल्कुल नहीं है आ उपसर्ग किसी शब्द के आगे जो का त्यों, तो जो के त्यों ही मिलेंगे। तो वहां तो एक ही बात याद रखनी है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के क्या आगे लगकर उसके अर्थ में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, उसे अपन क्या कह देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब आ के बाद जो अगला हमारा है वो है क्या, उप। क्या है, उप। अब जैसे अपेक्षा था ना संधि वाला, ऐसे इसमें आ जाएगा उपेक्षा। क्या आ जाएगा, उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम होता है क्या, उपेक्षा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, उप प्लस क्या इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, उपेक्षा। उपाधि, तो आप कैसे टुकड़े करोगे इसके, उप प्लस क्या आधि बराबर क्या होता है, उपाधि। उपाध्यक्ष, क्या उपाध्यक्ष, तो कैसे टुकड़ा करोगे, उप प्लस क्या अध्यक्ष, और अध्यक्ष के भी टुकड़े होते हैं किसमें, अधि प्लस क्या अक्ष में, ऐसे। ठीक है, बाकी देखो उपवन, उपकार, उपसर्ग, इनमें उपाय रहा है, उप मतलब छोटा या सहायक। ठीक है, उपमंत्री। ठीक है,
तो क्या लग रहा है? उप। क्या है? उप। उसके बाद जो अगला हमारा उपसर्ग आता है वो है कौन सा? उत। देखो अब तक जितने भी हमने उपसर्ग पढ़े थे सब में अंतिम वर्ण स्वर था, इसलिए स्वर संधि हो रही थी, कभी तो दीर्घ हो रही है, कभी यण हो रही है, लेकिन हाँ गुण भी हुई है उपेक्षा में और अपेक्षा में। लेकिन अब यहाँ तय हलंत युक्त है, तो इसमें जितने भी उदाहरण मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? व्यंजन संधि के। किसके मिलेंगे? व्यंजन संधि के। और ये आपको याद रखना है कि व्यंजन संधि में तय का क्या क्या बनता है। तो देखो एक तो तय का दय बनता है, यानी आपको बताया था ना पहला नियम के कै चे टे ते पे के बाद, ठीक है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यर लेव है या कोई भी स्वर आता है तो तय का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर किस में हो जाता है? दय में। एक दय का भी तय किया था अपन ने, दय का भी क्या किया था? तय किया था, ठीक है। और तय का परिवर्तन किस में होता है? पंचम वर्ण आता है तो पंचम में हो जाता है। और बताया था यदि तय के बाद च छ जय टे ले है से व्यंजन आए तो आने वाले व्यंजन में ही तय का परिवर्तन हो जाता है। तो उसी प्रकार अब हमें तय लाना है, ठीक है। चलो तो इसमें देखो उद्भव, तो दय है तो दय का तय बना देंगे, उत प्लस क्या भव। हाँ देखो कुछ लोग इस उपसर्ग को उत का उद भी मानते हैं, लेकिन उद जब करना है आपको जब उत विकल्प में नहीं हो, ठीक है, तो फिर उत का क्या मान सकते हो आप? उद भी मान सकते हो, ठीक है। अगर उत विकल्प में दे रखा है तो उत ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या बताओ? उद्योग, तो क्या कर दोगे? उत प्लस क्या योग। ऐसे ही बताओ क्या? उन्नयन, तो क्या करोगे? उत प्लस क्या नयन, उन्नयन। ऐसे उत उपसर्ग अलग हो जाएगा। ऐसे ही क्या बताया था मैंने आपको? उज्ज्वल, तो क्या करोगे बताओ? उत प्लस क्या ज्वल बराबर क्या? उज्ज्वल। ऐसे ही बताओ क्या? उल्लास, तो क्या कर दोगे? उत प्लस क्या लाश। ऐसे ही बताया था मैंने आपको उच्छेद, क्या बताया था? उच्छेद, तो क्या करोगे? उत प्लस क्या छेद। उद्धार, बताओ क्या बनेगा? याद करो क्या बताया था? उत प्लस धार ना है हार, ये ध्यान रखना है। उत प्लस हार क्या बनाना है? उत प्लस हार। और देखो उच्च श्रृंखल याद है क्या? तो क्या बताया था मैंने आपको? उत प्लस क्या श्रृंखल, यानी जब तय के बाद से आता है तो तय और से का यानी ताल्य से का परिवर्तन किस में हो जाता है? च छे में। तो क्या बनेगा? ये उत प्लस क्या श्रृंखल, क्या बनेगा? उत प्लस क्या श्रृंखल, ठीक है। तो ये हमारा उत उपसर्ग हुआ, कौन सा हुआ? उत। अब उसके बाद तीसरी लाइन आएगी तो क्या बताया था पहले इसमें आपको मैंने? नी, क्या बताया था? नी, ठीक है। तो इसमें भी देखो कुछ संधि के उदाहरण जैसे न्यून, तो बताओ क्या बनेगा? ये नी प्लस क्या ऊन, न्यून। न्याय, तो क्या करोगे? नी प्लस क्या आय, ऐसे न्याय। बाकी देखो निडर, निबंध, इनमें तो नी जोंका त्यों ही है। नियम, तो ये अपना है कौन सा उपसर्ग? नी, क्योंकि ई आ रही है तो या तो यण संधि होगी या फिर इसके उदाहरण आपको जोंका त्यों मिलेगा यदि व्यंजन आएगा तो। अब नी के बाद अगला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? निर, क्या पढ़ाया था? निर। नी के बाद क्या पढ़ाया था? निर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? निर। तो अब इसमें हमें क्या याद रखना है? ध्यान समझना
कि यदि इस निर के बाद कोई भी शब्द आएगा, यदि उसका पहला वर्ण स्वर होगा, क्या होगा, स्वर, तो रे पूरा हो जाएगा। तो रे कैसे हो जाएगा, पूरा। और यदि व्यंजन होगा तो आधा रे उसके कहाँ चल जाएगा, ऊपर, कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और यदि इसके बाद रई होगा, क्या होगा, रे, तो रे के बाद रे आएगा तो इस रे का तो लोप हो जाएगा और छोटी का क्या हो जाएगा, बड़ी। देखो तो पहले अपन बात करते हैं रे के बाद स्वर आ जाए तो जैसे निराकार, अर्थात निर प्लस क्या है, आकार, और आकार में आ भी है, क्या है, आ भी है, तो आ प्लस क्या कर देंगे भाई, कार। निर प्लस आ प्लस क्या, कार। ठीक है, यानी आ था, रे पे लग गया तो ये क्या हो गया, पूरा, तो निराकार। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा निरुद्देश्य, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये निर प्लस क्या, उद्देश्य, और उद्देश्य में उत भी है। ठीक है, तो ये तो स्वर की बात हुई। व्यंजन आएगा तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर, जैसे निर्जन, क्या आया, निर्जन, तो निर प्लस जन। निर्माण, क्या, निर्माण, अब रह तो ऊपर चला गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मान का क्या हो जाएगा, मान, क्योंकि न का नहीं होता है तो मूल शब्द में थोड़ा सा क्या होगा, परिवर्तन। अब मैंने आपको बताया था निरोग, अब ये जो शब्द है ये क्या होगा बताओ, निर प्लस क्या, रोग, क्या होगा, निर प्लस रोग, क्योंकि रे के बाद रे आएगा तो छोटी का परिवर्तन किस में हो जाएगा बताओ, बड़ी में, तो निर प्लस रोग बराबर क्या हो जाएगा, निरोग। ऐसे ही बताओ नीरस, तो क्या हो जाएगा, निर प्लस क्या, रस, नीरस। ऐसे ही क्या बताओ, नीरव, तो क्या करोगे, निर प्लस क्या, रव बराबर क्या, नीरव। ठीक है, तो ये हुआ अपना कौन सा उपसर्ग, निर, क्या हुआ, निर। निर के बाद अगला क्या है बताओ, निस। निर के बाद अगला कौन सा है, निश। अब देखो मूल उपसर्ग में तो दंते से आता है, लेकिन इसके बाद यदि ध्वनि ताल्यव आएंगी तो ये दंते से का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ताल्यव से में हो जाता है। और यदि मूर्धन्य ध्वनि आती है तो ये मूर्धन्य बदलता है। तो आपको तो ये याद रखना है कि किसी भी शब्द के साथ चाहे कोई सा ही से लगा हो, उपसर्ग अलग करोगे तो उसमें किसका प्रयोग करोगे, दंते से का। जैसे निष्काम, अब यहां नी के साथ मूर्धन्य से लगा है, आपको कुछ नहीं करना है, और निसुपसर्ग लगाओगे तो क्या लगाओगे, दंते से, बस इतना सा काम होता है, निस प्लस क्या, काम। ऐसे ही मैं कहूं निश्चल, तो अब आप यहां कौन सा से लग रहा है, ताल्यव से, आपको तो दंते बनाना है, निस प्लस क्या, चल। ऐसे ऐसे ही बताओ निश्चल बताया था, याद हो तो यहां भी कौन सा है बताओ, तो इसका क्या बना दोगे, निस प्लस क्या, छल। यानी वहां चाहे कोई सा ही लगे आपको, लेकिन उपसर्ग अलग करोगे तो नी के साथ कौन सा से आएगा, निस उपसर्ग में, दंते से। यही बात ध्यान रखनी है, बाकी तो ध्वनि आई जाएगी। ऐसे ही कहूंगा निष्कासन, तो बताओ क्या कर दोगे इसका, निस प्लस क्या, कासन, कि निस उपसर्ग लिखेंगे तो कौन सा से लिखेंगे, दंते से। बाकी निस्तेज, अब इसमें तो दंते आया क्योंकि तय ध्वनि है, निस्तेज। निस्सीम, सीमा रहित, क्योंकि तय और से के साथ यही आता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना ने, निर और निस। अगर निर और निस समझ में आ गए तो आपको दुर और दुस भी आ जाएंगे। देखो एक साथ है, यदि अति समझ में आ गया तो अधि और अभी भी हो गया। ठीक है, अब आपको निर और निस समझ में आ गए तो दुर और दुस, क्योंकि अंतिम वर्ण दोनों में क्या है, समान, वही तो निर में है वही दुर में रह होगा। ऐसे ही क्या बताओ, निश में वही किस में होगा, दुस में। तो बताओ अब अपन किसको पढ़ेंगे, दुर को। और वही बात याद रखनी है क्या,
कि भाई यदि इस रे के बाद कोई भी स्वर आएगा तो रे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। रे क्या हो जाएगा, पूरा। कोई सा भी से आएगा तो रे क्या हो जाएगा, पूरा। और यदि व्यंजन आएगा तो ये फिर रे कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो देखो दुरात्मा, तो अब हमें आधा रे चाहिए तो ये प्लस के बाद चल जाएगा, दुर प्लस क्या, आत्मा। हाँ भाई, आत्मा में से आ अलग नहीं होगा। दुरुपयोग, तो क्या करोगे बताओ, दुर प्लस क्या, उपयोग में उप है तो उप भी अलग हो जाएगा, दुर प्लस उप प्लस योग। ठीक है, दुरुपयोग। बाकी दुर्जन, अब जय आ गया तो रे कहां चला जाएगा, ऊपर। बताओ क्या, दुर्गम, अर्थ समान है, जो निर का अर्थ है वही किसका है, दुर का। ठीक है, दुर का मतलब कठिन या विपरीत। दुर्गम बुरा भी होता है, दुर्जन बुरा है जो जन। बाकी एक शब्द ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, दुराज। जैसे निरोग होता है ना, ऐसे ही ये दुर प्लस क्या है, राज। अब रे के बाद रे आ गया तो रे का लोप हो जाता है, छोटे ऊ का क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। क्या हो जाता है, बड़ा। तो ये हुआ हमारा कौन सा, दुर। कौन सा हुआ, दुर। अब दुर के बाद अगला कौन सा आएगा बताओ, दुस। तो वही याद रखना है निस की तरह कि मूल शब्द में चाहे कोई सा ही से हो, दुस लिखोगे तो आप कौन से से का प्रयोग करोगे, दंते से का। ठीक है, तो चलो देखो, दुस चरित्र, तो यानी यहां ताल्यव से है, लेकिन उपसर्ग अलग करेंगे तो क्या लगा देंगे, दंते, दुस प्लस क्या, चरित्र। ऐसे ही क्या बताओ, दुशासन, अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा बताओ, दुस प्लस क्या, शासन। दुस परिणाम, तो क्या कर देंगे बताओ, दुस प्लस परि और नाम का क्या हो जाएगा, नाम। दुस परिणाम। दुस फल, तो क्या हो जाएगा, दुस प्लस क्या, फल। बाकी दुस्साहस, दुस्तर, इनमें जो का त्यों आएगा। ठीक है, दंती से आ जाएगा तय और से के साथ। तो ये हुए अपने ने, निर, निस, दुर, दुस। अगला जो हमारा उपसर्ग होगा बताओ कौन सा होगा, प्रे। क्या होगा, प्रे। तो प्रे का मतलब होता है प्रमुख। तो इसके देखो एग्जाम्पल, एक तो ये होता है परीक्षक। तो बताओ क्या करोगे इसके, प्रे प्लस क्या, इक्षक। इस तरह से। एक ऐसे होता है दीर्घ संधि में प्रार्थी। तो क्या करोगे बताओ, प्रे प्लस क्या, अर्थी। एक इस तरह भी होता है प्रोज्वल। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रे प्लस क्या, उज्ज्वल, और उज्ज्वल में उत भी होता है, तो दो उपसर्ग हो गए इसमें। प्रमाण, तो मैंने क्या समझाया था कि प्रे तो लिखना है ही, लेकिन मान का क्या हो जाएगा, मान। प्रमाण। बाकी प्रदीप, प्रकाश, प्रबंध, ऐसे आ जाए तो प्रगीत, ऐसे आ जाए तो प्रे फिर क्या है बताओ, जो का त्यों है प्रे। अगला है प्रे के बाद कौन सा बताओ, प्रति। कौन सा है, प्रति। प्रे के बाद कौन सा है, प्रति। तो प्रति और अति। ठीक है, अति पढ़ा ना, तो वही इसमें होगा। यदि ई के बाद ई आएगी तो बड़ी हो जाएगी, और कोई स्वर आएगा तो बताओ यण संधि हो जाएगी। ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये में। और यदि व्यंजन आएगा तो जो का त्यों।
तो देखो पहले दीर्घ का पढ़ते हैं, प्रतीक्षा, तो क्या करोगे बताओ, प्रति प्लस क्या, इच्छा, बताओ प्रत्याशा, क्या करोगे, प्रति प्लस क्या, आशा, प्रत्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस क्या, अक्ष, प्रत्येक, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस क्या, एक। तो वही जो अति है वही क्या बताओ, प्रति है। और इसमें ऐसे आ सकते हैं, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिपल, प्रतिकूल, ठीक है, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। इनमें तो आप कर ही दोगे कि कौन सा उपसर्ग है, प्रति, कौन सा है, प्रति, ठीक है। प्रति के बाद अगला कौन सा आता है, परि। तो जो प्रति की स्थिति है वही किसकी होगी, परि की। तो बताओ परीक्षा किस तरह करेंगे, बड़ी है तो टुकड़े किस में करेंगे, ई और ई में, बताओ क्या हो जाएगा, परि प्लस क्या, इच्छा, पर्यवसान, तो क्या हो जाएगा बताओ, परि प्लस क्या, अवसान, और अवसान में अव भी तो होता है ना संस्कृत का, तो परि प्लस अव प्लस क्या, शान, पर्यवसान। पर्यटन, क्या करोगे बताओ, परि प्लस क्या, अटन, पर्यावरण, तो क्या हो जाएगा, परि प्लस आ प्लस क्या, वर्ण, पर्यावरण। पर्यंक, क्या हो जाएगा, परि प्लस क्या, अंक, पर्यूषण, क्या हो जाएगा बताओ, परि प्लस क्या, उषण, क्योंकि ज्यों का त्यों। बाकी परिजन, परिवार, परिक्रमा, इनमें परिजों का त्यों आता है, ठीक है। तो परि और उसके बाद क्या आता है भाई, परा, क्या आता है, परा, परि के बाद क्या आएगा, परा, और परा का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है, विपरीत। परि के बाद क्या आएगा, परा। तो देखो एक तो इसमें कुछ उदाहरण फिक्स हैं, वो आपको याद रखना। एक तो है पराजय, यानी जय का उल्टा क्या होता है, पराजय। एक होता है इसमें पराभव, एक होता है इसमें पराकाष्ठा, ये याद रखना है। और एक होता है पराक्रम। अब ये इनमें से कोई से भी तीन ऑप्शन तो आ जाते हैं, और इसके साथ दे देता है एक ऑप्शन, या तो दे देता है पराधीन या देता है पराश्रित, ठीक है। और आपसे पूछेगा किसमें परा उपसर्ग नहीं है, तो देखो पराधीन में पर उपसर्ग होता है, पर प्लस क्या, अधीन, और पराश्रित में भी क्या होता है, पर प्लस क्या, आश्रित। तो परा के ये चार उदाहरण ही याद रखने हैं आपको, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा और पराक्रम। फिक्स प्रश्न है परीक्षा में, इसके इनमें से कोई से भी तीन उठा लेगा, और चौथा ऑप्शन में आपको पराधीन या क्या देगा, पराश्रित। तो उनमें परा नहीं, कौन सा उपसर्ग होता है, पर, कौन सा होता है, पर, ठीक है। बाकी विषम सुवन देखेंगे हम अगले क्लास में, जो कुछ उपसर्ग बचे हैं।